नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। नमस्ते यूपी में शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ में, जहां लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। ओपी राजभर की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल ये मुलाकात हुई है और 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री का जो आवास है लखनऊ में, वहां पर ये मुलाकात हुई है ओम प्रकाश राजभर की। और इस मुलाकात के बाद में अब से कुछ ही देर में लगभग 9 बजे करीब ओम प्रकाश राजभर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब वाकई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर ऐसी कौन सी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ में उन्होंने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद में मतभेद भी अखिलेश यादव के साथ सामने आए। उससे पहले अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर रहे हैं, उनकी पार्टी रही है सुबह सपा। और इसी बीच जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटा तो उसके बाद में ये भी चर्चाएं चल रही थी कि सुबह सपा जो है वो मायावती यानी कि बसपा के साथ गठबंधन कर सकती है। हालांकि इसको लेकर के मायावती ने पहले ही कहीं ना कहीं कुछ कटाक्ष इस तरीके से कर दिए जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि सुबह सपा का जो गठबंधन है वो बसपा के साथ नहीं होगा। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कल मुलाकात हुई है ओम प्रकाश राजभर की, तो उसके बाद में वाकई ये देखने वाली बात होगी कि अब सुबह 9 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें क्या कुछ बातें रखते हुए ओम प्रकाश राजभर नजर आते हैं। क्या चर्चाएं जिसकी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से गठबंधन कर सकते हैं सुबह सपा, तो क्या वाकई ये गठबंधन होने जा रहा है या किसी और मुद्दे पर कल चर्चा हुई मुख्यमंत्री के साथ ओम प्रकाश राजभर की। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं और उनसे अपडेट्स लेते हैं। अश्विनी, देखिए लगातार ओम प्रकाश राजभर जो है वो चर्चा में बने रहते हैं। पहले गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ किया, उस गठबंधन को तोड़ करके विधानसभा चुनावों के दौरान गठबंधन कर लिया समाजवादी पार्टी के साथ। फिर वहां पर भी जब बातचीत नहीं बनी तो चर्चा होने लगी कि बसपा के साथ गठबंधन होगा, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं जो दाल थी वो नहीं गल पाई। और क्या अब ये कहा जा सकता है कि वापस भाजपा में आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद में अब आज सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या कुछ चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं? बिल्कुल, अगर ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो कहीं ना कहीं बिन पेंदी के लोटा हो चुके हैं वो। कभी इधर चला कभी उधर चला वाले हालात उनके हो चुके हैं। वो उनको खुद नहीं पता होता कि उनको चलना किधर है। निश्चित तौर पर उनकी राजनीति जब से एक तरीके से स्थायी राजनीति शुरू की तब से वो स्थायी रहे नहीं। कभी भारतीय जनता पार्टी पर वो वार करते तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते थे, फिर समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, समाजवादी पार्टी पर भी वार करते हैं। बसपा में भी जुगाड़ लगाते, बसपा में दाल नहीं गलती, कांग्रेस भी आंख दिखा देती है कि तुमको नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति अब ओम प्रकाश राजभर की बन गई है। उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको घर चाहिए तो कहां जाएं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी राजनीति अकेले कुछ नहीं है। अकेले वो सिर्फ कुछ नहीं कर सकते, उनको बखूबी पता है। और उसका उदाहरण अभी मिल गया जब उनके बेटे जो हैं उन्होंने चुनाव लड़ा था 2022 विधानसभा चुनाव में, उनको हार का सामना करना पड़ा था और वहां से चुनाव लड़ा था जहां पर राजभरों का गढ़ है, अच्छी खासी संख्या में राजभर समाज के लोग रहते हैं। निश्चित तौर पर तो ओम प्रकाश राजभर बखूबी जान गए कि अकेले वो कुछ नहीं कर सकते। 2024 का लोकसभा चुनाव आना है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब वो अपना नया घर तलाश रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी जो पूर्वांचल के कुछ जिले हैं जहां पर राजभर का ठीक ठाक प्रभाव रहता है, उनको अगर राजभर साथ में आता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। हालांकि पिछली बार जब गठबंधन टूटा था भारतीय जनता पार्टी और सरकार से अलग हुए थे ओम प्रकाश राजभर, तो लोकसभा चुनाव के पहले ही हुए थे और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव जब होने वाला था तो उस दौरान उन्होंने मांग की थी कि उनको 2 से 3 सीटें जो है वो दी जाएं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी राजी नहीं हुई थी और उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते अलग रास्ता बनाया था। निश्चित तौर पर चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे अपना अदर हो, ये तमाम पार्टियां हैं छोटी और एक क्षेत्र की सिमटी पार्टियां कहीं ना कहीं पारिवारिक पार्टियां बनकर रह गई, क्योंकि जिस तरह से अभी ओम प्रकाश राजभर के साथ तमाम जो पुराने नेता थे पार्टी के भाजपा के, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से किनारा किया और कहा, आरोप लगाया कि ये सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते। निश्चित तौर पर अब परिवार के बारे में सोचते, उन्होंने बेटे के चुनाव लड़ाया, अपने भतीजे को आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होने थे।
संजय निषाद की बात करें, संजय निषाद ने अपने बेटे को सांसद बनाया, खुद मंत्री बने, अपने एक बेटे को विधायक बनाया। अब यही हाल अपना दल में है। निश्चित तौर पर तमाम जो लोग हैं वो सवाल अब खड़े करने लगे कि आखिर जो राजनीतिक पार्टियां छोटी छोटी मेढकों की तरह उछल रही हैं, केवल सिर्फ और सिर्फ एक जो है तालाब तक ही सीमित क्यों है, क्यों अपने परिवार तक ही सीमित। निश्चित तौर पर अब ओम प्रकाश राजभर की कल मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई, कुछ न चर्चा हुई, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर हर हालत में अब चाह रहे हैं कि उनको नया घर मिल जाए, कि उनको जो है कहीं ना कहीं एक सहारा मिल जाए, जिससे उनके राजनीतिक जो अस्तित्व है वो बचा रहे। और इस समय वर्तमान समय में केवल भारतीय जनता पार्टी भी ही ऐसी स्थिति में है कि उनका राजनीतिक अस्तित्व बचाए रह सकती है। निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी है, और महत्वाकांक्षा के चलते 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी कहीं ना कहीं वो अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, और उसको लेकर के अभी से रणनीति तैयार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कल देर रात मुलाकात हुई थी, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताएंगे कि आखिर क्या कुछ बात हुई है और क्या कुछ आगे सुभाषपा का भविष्य उत्तर प्रदेश में है। जी चलिए ठीक है अश्विनी, आपके पास वापस आते हैं और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे, और इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। और अगली खबर का रुख करते हैं लखनऊ से ही है, जहां पर कुशीनगर के विधायक मनीष जायसवाल ने एप्लीकेशन दी है। विधानसभा में नियम 301 के तहत ये एप्लीकेशन दी गई है, जिसमें सीएमओ कुशीनगर पर भ्रष्टाचार का आरोप मनीष जायसवाल ने लगाया है। नियम 301 के तहत एप्लीकेशन देकर कार्रवाई की मांग इस वक्त मनीष जायसवाल की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि कुशीनगर के एमएलए हैं मनीष जायसवाल, जिन्होंने ये एप्लीकेशन दी है, और विधानसभा में 301 नियम के तहत ये एप्लीकेशन दी गई है। और इस एप्लीकेशन में कुशीनगर के जो सीएमओ हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया है। नियम 301 के तहत ये एप्लीकेशन देकर कार्रवाई की मांग इस वक्त की गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अश्विनी, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, देखिए ये एप्लीकेशन दी गई है और सीधे तौर पर सीएमओ पर आरोप लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के, क्या कुछ अपडेट्स और ताजा जानकारी आपके पास? बिल्कुल, मनीष जायसवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और उन्होंने 301 नियम है जिसके तहत सवाल पूछे जाते हैं, जिसके तहत तमाम जो अधिकारी हैं उनकी शिकायतें विधानसभा के माध्यम से की जाती हैं, क्योंकि तमाम बार है कि आज जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी शिकायत को निस्तारण नहीं हो सकता, तो बाकायदा उनके पास संवैधानिक अधिकार होता है कि वो सदन पे पटल पे अपनी बात रख सकते हैं। निश्चित तौर पर मनीष जायसवाल ने जो है वहाँ के सीएमओ हैं जो चीफ मेडिकल ऑफिसर, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। निश्चित तौर पर जिस दौरान पटल पे वो अपनी बात रखेंगे, कहीं ना कहीं उस दौरान स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर भ्रष्टाचार किस तरीके का है, कौन कौन से कारण भ्रष्टाचार के, तमाम बिंदुओं को लेकर के मनीष जो जायसवाल उनको समय दिया जाएगा बोलने के लिए, और उस दौरान वो बोलेंगे, उस दौरान अपनी बात रखेंगे। निश्चित तौर पर उसके बाद कार्रवाई भी होना तय माना जा रहा है। जी चलिए ठीक है, आप लगातार बने रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। और इसी के साथ नमस्ते यूपी में अगली खबर का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से ही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले की जमानत खारिज कर दी गई है। आरोपी युवक जो है वो राजस्थान का निवासी है। सरफराज की जमानत अर्जी इस वक्त खारिज की गई है। 2 अगस्त 2022 को थाना सुशांत गोल्फ सिटी थाने में ये पूरा मामला दर्ज किया गया था। यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर आरोपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की ये धमकी दी थी, जिसके बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आपको बता दें कि अब आरोपी की जमानत याचिका जो है वो इस वक्त खारिज कर दी गई है। अश्विनी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, देखिए पहले तो बम से उड़ाने की धमकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए दी जाती है उत्तर प्रदेश के 112 के व्हाट्सएप नंबर पर, और उसके बाद में जब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया तो अब वो लगातार जमानत की अर्जी दे रहा है, हालांकि उसे फिलहाल खारिज कर दिया गया। 2022 को एक मुकदमा गोल्फ सिटी थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री को किसी व्यक्ति ने जो है बम से उड़ाने धमकी दी गई, जिसके बाद जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल में सामने आता है कि राजस्थान निवासी सरफराज है, जिसने मुख्यमंत्री को 112 के माध्यम से जो है बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस यहाँ की टीम निकलती है लखनऊ से और गिरफ्तारी के बाद उसको जेल भेजा जाता है, और उसने फिर अपने जो है बाहर आने का तरीका निकालने की कोशिश की कि उसको जमानत मिल जाए। जमानत के लिए अर्जी डालता है, लेकिन जज ने ये कहते हुए उससे इनकार कर दिया कि ये सिर्फ
साइबर क्राइम का मामला नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, किसी एक लोकतंत्र का मामला है, जिसके तहत ऐसे में जो है जमानत नहीं मिल सकती। निश्चित तौर पर इससे पहले भी तमाम बार मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं जो है बम से उड़ाने धमकी मिल चुकी है, जिसमें कहीं ना कहीं उसके बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब कहीं भी कार्यक्रम होता है तो वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा लगाई जाती है, विशेष ध्यान रखा जाता है। आईबी और इंटेलिजेंस की जो अन्य यूनिटें हैं वो लगातार मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर निगरानी करती हैं और उसके अपडेट पल पर जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनको पहुंचाते रहते हैं। जी चलिए ठीक है, आप बने रहिए, आगे और भी खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। और चलिए इसी के साथ अब नमस्ते यूपी में अगली खबर भी लखनऊ से ही है, जहां पर आपको बता दें कि आज विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज सुबह 11 बजे से ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। मानसून सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहने की काफी आसार है। कल विपक्ष ने स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि 23 सितंबर तक विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा और आज मानसून सत्र के तीसरा दिन है। और अधिक जानकारी के साथ अश्वनी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्वनी, क्या कुछ ताजा अपडेट अगर कल का दिन देखे तो सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी विपक्ष की तरफ से, सीधे तौर पर मुद्दा था कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हाल है स्वास्थ्य सेवाओं के उत्तर प्रदेश के अंदर, अब आज एक बार फिर से जो विपक्ष है वो घेरने का काम करेगा। बिल्कुल, मानसून सत्र का तीसरा दिन है और कहीं ना कहीं आज विपक्षी पार्टी एक बार फिर जोरदार हंगामा करने के मूड में है, क्योंकि जिस तरह से कल विधानसभा सत्र का जो सदन था उसका माहौल रहा, तो कहीं ना कहीं उससे अंदाजा लगाया सकता है कि आज का भी माहौल कुछ उससे मिलता जुलता होगा। कल समाजवादी पार्टी की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े किए गए, कस्टोडियल डेथ हो रही है उन पर सवाल खड़े किए। हालांकि मुख्यमंत्री ने उसका बाकायदा जवाब दिया था। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के मुख्यमंत्री ने बाकायदा कहा था कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पहले से बेहतर हुई, जो आपने विरासत में हमको दी थी उसको सुधार किया गया और काफी हद तक सुधार हुआ। निश्चित तौर पर यहाँ तक अखिलेश यादव ने कह दिया कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो छापामार मंत्री हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं माहौल सदन का था वो गर्म हो गया था। आज भी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर के मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो सरकार को घेर सकती है। हालांकि सरकार की ओर से भी साफ निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी जो मंत्री हैं उनसे कहा है कि बाकायदा पूरी तैयारी के साथ में आप सदन में आएंगे। सदन के दौरान कोई भी अगर सवाल किया जाता है तो उसका जवाब वहीं पर तत्काल प्रभाव से देंगे, साथ ही साथ विपक्षियों को संतुष्ट करेंगे और जनता को भी संतुष्ट करेंगे। निश्चित तौर पर आज का दिन भी हंगामे न रहने के पूरे आसार हैं। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया अश्विनी तमाम खबरों पर अपडेट्स देने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे लखनऊ से, जहां पर महिला विधायकों के नाम पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पत्र सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला विधायकों को ये पत्र लिखा है। 22 सितंबर को यूपी विधानसभा में इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब महिला विधायकों के लिए ये विशेष सत्र रखा गया है। विधानसभा में 47 और विधान परिषद की 6 महिला सदस्य ही अपना विषय रखेंगी। सभी महिला विधायकों को और विधान परिषद की महिला सदस्यों को ये पत्र भेजा गया है। यूपी सरकार की तरफ से मिशन शक्ति को लेकर किए गए कार्यों को इस दौरान रखा जाएगा। अब वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग कल देखने को मिली थी। अखिलेश यादव ने कस्टोडियल डेथ और अस्पतालों की दुर्व्यवस्था का मुद्दा उठाया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को प्रदेश को गुमराह नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री के बयान के बाद सपा ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर सीएम योगी आदित्यनाथ का तंज कसते हुए उनके बयानों का माकूल जवाब दिया गया। डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है और संयुक्त कार्यवाही का ही परिणाम है। इंसेफ्लाइटिस आज 0 तक पहुंच रही। इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत 0 पर पहुंची है। अभी मैं गोरखपुर के दौरे पे था, स्वास्थ्य विभाग के साथ एक बैठक मेरी हो रही थी। इंसेफ्लाइटिस के केवल 40 मामले इस वर्ष वहां पर अब तक आए हैं। 40 में से 33 एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के और 7 जापानी इंसेफ्लाइटिस के। मौत 0 है। बड़े पैमाने पे मौतें होती थी, लेकिन
समाजवादी पार्टी सरकार एक भी बार अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उन क्षेत्रों में उन मरीजों को मिलने तक कोई नहीं गया, क्योंकि फुर्सत ही नहीं थी। ये लोग दूसरों को उपदेश देते हैं। सच्चाई क्या थी? 2017 में, उससे 5 वर्ष पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 तक थी। प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए गए थे। कोई डॉक्टर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। ज्यादातर सीएससी बंद के कगार पर थे। सुनिए नहीं। और यही नहीं, जनपद और जिला चिकित्सालयों की स्थिति भी कितनी दयनीय थी, जर्जर स्थिति थी। 108 एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को इस सरकार ने और अच्छा करने का प्रयास किया है, उसमें सुधार हुआ है। आज सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है और संयुक्त कार्रवाई का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के 59 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बनने की ओर अग्रसर है, उस पर कार्रवाई चल रही है। 89 से आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी को 4 बार, ठीक है नाम पहले कुछ रहा होगा, लीडर वही थे ना, नेता वही थे, और इनको 4 बार प्रदेश में शासन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं नहीं कहता हूं, पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को कहती कि इनके शासनकाल में प्रदेश के हर क्षेत्र का अवमूल्यन हुआ है, उसमें अभिवृद्धि कहीं नहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है। ये हर व्यक्ति कहता है और मैं इस बात को फिर कह सकता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं का हो या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का, जितनी क्षति और जितना नुकसान इन तथाकथित समाजवादियों ने की है, उतना प्रदेश में कभी नहीं हुआ। और आज प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने के लिए ही राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। वहीं लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर यूपी पीडब्ल्यूडी विभाग में एक बार फिर से तबादले किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग में 2 अधिशासी अभियंता के तबादले इस वक्त किए गए हैं। विशाल पांडे निर्माण खंड 3 पीडब्ल्यूडी को इस वक्त आजमगढ़ भेजा गया है। वहीं कृष्णवीर सिंह प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी विभाग को संभल ट्रांसफर किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। पीडब्ल्यूडी विभाग में एक बार फिर से तबादलों का ये सिलसिला देखने को मिला, जहां पर 2 लोगों के तबादले इस वक्त किए गए हैं। कृष्णवीर सिंह को प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी विभाग को इस वक्त संभल भेजा गया है। नोएडा के तत्कालीन विधि अधिकारी वीरेंद्र सिंह नागर निलंबित किए गए हैं। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने वीरेंद्र सिंह नागर को निलंबित किया है, जहां विधि अधिकारी की लापरवाही से नोएडा प्राधिकरण को घाटा हुआ है। 7.26 करोड़ की वित्तीय घाटा होने पर यह कार्रवाई की गई है। शासन के संज्ञान में मामला आने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। साल 2016 में नोएडा विकास प्राधिकरण में तैनात रहे थे वीरेंद्र सिंह नागर, और वीरेंद्र सिंह नागर इस समय यूपी सीडा कानपुर से संबंध है। और वहीं लखनऊ में अवैध फैक्ट्री में आग लगने के मामले में इस वक्त दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मजदूर सुशील की मौत के बाद में परिजनों की तरफ से हंगामा देखने को मिला। उन्नाव के पंकज दीक्षित की ये फैक्ट्री बताई जा रही है, जिसमें अचानक आग लगी थी और एक मजदूर की मौत भी हो गई। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और तब जाकर इस भीषण आग पर काबू पाया गया। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां पर यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी और अचानक इस फैक्ट्री में आग लगी, जिसके बाद में एक मजदूर की भी मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद परिजन वहां मौके पर पहुंचे और
इस दौरान हंगामा करते हुए नजर आए। अवैध फैक्ट्री में आग लगने के इस पूरे मामले में लगातार अब जिस तरीके से दमकल की 4 गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची और तब जाकर इस भीषण आग पर काबू पाया गया। बता दें कि उन्नाव के पंकज दीक्षित की ये फैक्ट्री बताई जा रही है। लोगों को सूचना मिली कि ग्राम पतौरा और शकुंतला हॉस्पिटल के पीछे गांव में आग लगी हुई है, जिसमें काफ़ी ज़ोर से आग जल रही है। तो हम लोग की ये आलमबाग की टीम, सरोजनी नगर टीम और या फायर स्टेशन चौक की टीम, तीनों लोग मिलकर के आए। हम हजरतगंज से आए तो देखा गया कि यहाँ भयंकर रूप से आग जल रही है। तो ये नहीं समझ में आ रहा था क्या जल रहा है, लेकिन लोगों ने बताया कि इसमें कुछ ड्रम हैं जिनकी लपट से इतनी तेज आ रही है। हम सभी लोगों ने तीनों तरफ से दो हौज तरफ से लेकर लगातार पंपिंग करके इसको आग को कंट्रोल किया। बाद में सर्च करने पर एक बॉडी मिली, जिसको एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। लोगों को और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एसीबी की कस्टडी में है इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के सीने में दर्द की शिकायत इस वक्त मिल रही है। इंदिराव हॉस्पिटल में अमानतुल्लाह खान का ईसीजी कराया गया है। इंदिराव हॉस्पिटल से अमानतुल्लाह खान का चेकअप के लिए इस वक्त एम्स भी भेजा गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में एसीबी की कस्टडी में है इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान। गुरुवार को अमानतुल्लाह खान की कस्टडी जो है वो खत्म हो रही है। और अगली खबर नोएडा अथॉरिटी से जुड़ी हुई, जहां पर भ्रष्टाचार ने 4 जिंदगियां छीन ली। दरअसल नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार की दीवार गिरने से 4 लोगों की कल मौत हो गई थी। नोएडा अथॉरिटी द्वारा बनाई गई ये दीवार अचानक से भरभरा कर गिर गई। नोएडा अथॉरिटी और ठेकेदार की साठगांठ की पोल खुलती हुई नजर आई। घटिया निर्माण के चलते अचानक से दीवार गिरी। नोएडा अथॉरिटी में विकास कार्यों में घपलेबाजी लगातार जारी है। नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार का लगातार जो कह सकते हैं कि जो नाला है वो इस वक्त बह रहा है। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं जब ये दीवार गिरी और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दूसरी तस्वीर देख रहे हैं कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई थी, जिनके शवों को इस मलबे से बाहर निकाला गया। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं घटनास्थल पर ही डीएम एलवाई सुहास वहां पर मौके पर पहुंचे और जानकारी लेते हुए नजर आए, निरीक्षण किया इस पूरी घटना को लेकर के। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर कल किया गया। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के फरमान आते ही एक के बाद एक अधिकारी घटनास्थल पर आते रहे। पहले डीएम पहुंचे, फिर नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी पहुंची और फिर कमिश्नर पहुंचे। अब बीजेपी सांसद महेश शर्मा भी इस दौरान वहां पर पहुंचे, लेकिन किसी के पास उस सवाल का जवाब नहीं था कि इन मौतों का गुनहगार कौन है। तो नाली रिपेयर जो करने वाले लेबर थे, जिसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दी थी, तो वो ईंट जब निकाल रहे थे तो बगल के दीवार की ईंट उनके ऊपर गिरी और उससे ये हादसा हुई है। बाकी इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों को पता कराई जाएगी। और अब अभी तक 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 2 कैलाश हॉस्पिटल में डेथ होने की सूचना है, इसकी पुष्टि कराई जा रही है। और बाकी यहाँ पर मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो आप देख सकते हैं कि तेज़ी गति से कार्य चल रही है और समस्त सूचनाओं को पुष्टि भी की जा रही है, क्योंकि अभी समस्त अधिकारीगण या मौके पर आकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो करते हुए जितने भी घायल लोग हैं उनको उपचार करने का कार्य कर रहे हैं। सेक्टर 21 नोएडा में जलवायु विहार सोसाइटी है, जो एक पुरानी सोसाइटी है। सोसाइटी की अपनी बनाई हुई वॉल है और जो शायद ख़राब हालत हो गई थी वो आज सडनली मॉर्निंग में कोलैप्स हुई है। जलवायु विहार सोसाइटी की रिक्वेस्ट पे ही जो सोसाइटी के बाहर का ड्रेन है उसका रिपेयर का काम चल रहा था। नोएडा अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा टेंडर के माध्यम से काम कराया जा रहा था। तो जो लेबर मौके पे ड्रेन रिपेयर करा रही थी, वो जब दीवार कोलैप्स हुई तो वो उसके ट्रैप में आ गई। लगभग 13 या 12 लोग थे मौके पे, उनमें से 4 की डेथ हो गई, बाकी सब रेस्क्यू कर लिए गए। 1 इंजर्ड है, बाकी सभी सेफ है। इसकी अभी जांच का विषय है। मैं अभी नोएडा प्रशासन के अधिकारियों से मैंने बात की है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट देने में या और आगे का काम करने में कहीं कोई
चूक तो नहीं रही है, कहीं किसकी दोषी हैं, कौन दोषी हैं, क्या गलती हुई है, इसकी सबकी जांच का विषय है। जांच के बाद हम इस विषय पर आपसे बात करेंगे। इसमें जो भी दोषी समझाएगा उस पर कार्रवाई होगी। और वर्तमान में तो फिलहाल जिनके साथ मानवीय क्षति हुई है, हम उनके साथ हमारी संवेदनाएं और उनके साथ हम खड़े हैं, उन परिवारों के साथ हम खड़े हैं। तो नाली वहीं मृतक मजदूरों के परिजनों ने मुआवजे की मांग पर इस वक्त अड़े हुए हैं, तो वहीं अथॉरिटी की कारगुजारी एक बार फिर से सबके सामने आई है। मृतक के परिजनों से चुप कागजों पर लगातार हस्ताक्षर करा रही है। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की मामले पर अनदेखी भी कर रहे हैं। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ 1 इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल नमस्ते यूपी में इतना ही। नमस्कार।